हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम अब सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के कॉस्ट अकाउंटिंग जो पेपर नंबर 8 है उसका क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स के दिन आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है और अपने जुलाई मंथ में अपने जो सीएमए इंटरमीडिएट के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उससे पहले हमको क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे अपनी बॉडी को फिट रखना है, उससे रिलेटेड मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर के आ रहा हूँ फ्रेंड्स। उसमें आप लोग सभी जितने भी लोगों का कोर्स हमारे हो चुका है, कोचिंग से आप ले चुके हैं, हमारे सारे स्टूडेंट्स और सबके लिए ये वीडियो बन रही है, जिससे आप एग्ज़ाम्स से पहले अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, कैसे याद रखें ट्रिक्स और अब टेक्निक्स जो अपनी होती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के जो टेक्निक वाला पार्ट है, मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजटरी, उसके क्विक रिवीजन के रूप में मैंने थोड़ा कुछ फॉर्मूला आप लोग को मैं दे करके रिवाइज करूंगा फ्रेंड्स। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें और काफ़ी अच्छे से अपने एग्जाम्स को देने की तैयारी करें फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें उसके दो पार्ट में अपन समझ सकते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को फिट रखें, स्टे फिट एंड हैप्पी, अपने आप को बहुत खुश रखें और ये मान के चलें कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छे से होने वाला है। सेकंड, अपने आप को बॉडी को केयर करते हुए अपने हेल्दी रखें, हेल्दी डाइट्स लें, अपने आप फ्रेश माइंड रखें, अपने आप का फ्रेश तरीके से एक्सरसाइज करें, अपने बहुत ही अच्छे से अपने आप का ख्याल रखें। यह हो गया एक पार्ट। सेकंड पार्ट, अपने को एकेडमिक वे में फ्रेंड्स अपने नोट्स प्रॉपर आपके बन गए हैं कि नहीं ये आप एश्योर करें। नोट्स बनाने के समय जितनी भी अपनी एफर्ट लगी हुई है, जो भी चीज़ हम सोच रहे होते हैं या जितनी भी चीज़ें हम पढ़े हुए होते हैं, वो सब चीज़ नोट्स से रिकॉल हो रहे हैं या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स। मतलब यदि आप कॉस्ट अकाउंटिंग से फॉर्मूला रिलेटेड कुछ बात किए हैं, फॉर्मूला लिखे हैं नोट्स में अपने, तो फॉर्मूला लिख करके हमको वो पूरा क्वेश्चन बना पाएंगे कि नहीं, उसका कॉन्फिडेंस यदि नहीं मिल रहा है फॉर्मूला देख करके, तो आपके नोट्स में कुछ सुधार की और इंप्रूवमेंट की जरूरत है फ्रेंड्स। मतलब हम फॉर्मूला देख करके ही हमको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस में दिए हुए डेटा को हम फॉर्मूले का यूज करके कैसे सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन विथ एजम्पशन नोट्स हम दे सकते हैं या नहीं। मतलब हमको याद आ जाना चाहिए कि हम हाँ इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्यूशन करेंगे। प्रैक्टिस अपने को बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। यदि आप 10 क्वेश्चन को एज अ स्टोरी रीडिंग कर लें, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप 2 क्वेश्चन को बना करके देखें अपने आप में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, ये मैंने क्लास में भी कई बार आप लोगों से कही है फ्रेंड्स, कि आप जब भी कभी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें से सेलेक्शन करके अपने आप को चूज ही बना लो आप, कि अपने को सेलेक्ट करना है। अल्टीमेटली हम सेलेक्ट कर लें कि हमको कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करना है दोस्तों, और उन सेलेक्ट किए हुए क्वेश्चन को हम एग्जाम टाइम में रफ पेपर्स में बना करके देखें विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, स्पीड एंड एक्यूरेसी। फ्रेंड्स, ये सबका जजमेंट आप लोग को ऑन योर ओन करना पड़ेगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में जब तक हमारा प्रॉपर स्पीड ना बढ़े, जब तक हम बेटर प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हों, जब तक हम एक्यूरेसी के साथ में क्लरिकल कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हों, हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे ऐसे में। इसलिए आप इन 3 चीज़ का विशेष ध्यान रखें। यदि आप अपने एग्जाम्स में प्रॉपर 100% कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, 100% अटेम्प्ट करना चाहते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चंस को, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा है उसको सॉल्यूशन उसको सबसे पहले फ्रंट में मिलना चाहिए, और उसके सारे वर्किंग नोट्स, एजम्पशंस नीचे उसके होने चाहिए। और जो भी आप एब्रेविएशंस यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोल रहा हूँ, कि यदि आप जैसे आप मटेरियल में आप यूज़ करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो आप इसको यूज़ जरूर करें, बट इसके नीचे एजम्पशन नोट के नीचे आप एब्रेविएशंस यूज्ड करके आप इसका डिटेलिंग लिख करके जरूर आएँ, क्योंकि आप एब्रेविएशंस 3 या 4 बार एक एब्रेविएशन को आप आंसर शीट्स में यूज करेंगे, तो आप 3-4 बार पूरा डिटेलिंग लिखें ये जरूरी नहीं है। इसलिए आप सब में शॉर्ट टर्म लिखिए और एक जगह कहीं पर भी किसी भी आंसर के एजम्पशन नोट के नीचे आप एब्रेविएशन यूज्ड लिख देंगे और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पूरा फुल फॉर्म में इसको आप डिस्क्राइब कर लेंगे, तो इट विल गिव यू बेटर इंप्रेशन फॉर एग्जामिनर। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखें। कुछ छोटी छोटी बातें होती है जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड आपकी बनी रहेगी तो आपको आंसर्स कंप्लीट करने के बाद भी 5 to 10 मिनट्स का टाइम मिलेगा रीचेक करने के लिए दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग ये ध्यान रखें कि पेपर काफ़ी लेंदी आता है। आपको जब यदि आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो उस केस में आपके कुछ क्वेश्चंस आते हुए भी आपको, आप जानते भी हो सॉल्यूशन कैसे करना है, और टाइम की क्राइसिस की वजह से आपको वो क्वेश्चन यदि छूट जाए तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए आपको स्पीड और प्रेजेंटेशन और एक्यूरेसी पे विशेष ध्यान देना है दोस्तों। चलिए अब हम आज की क्लास में, अभी आज के इस वीडियो में हम आपका एक रिवीजन के रूप में मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमको सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता क्या है। मार्जिनल कॉस्टिंग मीन्स व्हाट? वेरिएबल कॉस्टिंग। फ्रेंड्स, वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो हर यूनिट के साथ बढ़ती जाती हो।
और पर यूनिट जो है वो फिक्स होती हो। जैसे अपन मान लो सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है और रॉ मटेरियल परचेस करते हैं 10 रुपीज़ पर यूनिट, तो हम 2 यूनिट बनाएंगे तो ये 20 रुपीज़ लग जाएगा। मतलब हर यूनिट के साथ वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बट इसका पर यूनिट अभी भी 10 रुपीज़ पर यूनिट है। मतलब अल्टीमेटली पर यूनिट वाइज वो फिक्स होता है और अमाउंट वाइज वेरी करता जाता है, तो उसको अपन वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमको सबको मालूम है फ्रेंड्स कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है उसमें से आप यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन निकालते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके आप उसमें से प्रॉफिट निकाल लेते हैं दोस्तों। ये सब चीज़ एक क्विक रिवीजन के रूप में हमने देखा और इसी से आपको अब 2-3 चीज़ें अलग अलग निकालनी पड़ेगी। जैसे पीवीआर, पीवी रेशियो जिसको अपन बोलते हैं, तो ये कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, ये पीवी रेशियो का फॉर्मूला बना। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसा स्टेज या इतनी यूनिट्स जिस पर या उतनी यूनिट्स के सेल करने पर हमें ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। मतलब अल्टीमेटली हमको जितना भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट की रिकवरी करनी है, तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे दोस्तों, तो यूनिट वाइज ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा। और फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन हम पीवीआर कर देंगे तो हमारा अमाउंट वाइज ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कहते हैं इसको। ये अमाउंट वाइज ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ निकलेगा और ये इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स निकलेगा दोस्तों। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट निकालना हो तो फिक्स्ड कॉस्ट को आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करें। ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ निकालना हो जिसको अपन ब्रेक इवन सेल्स भी कहते हैं दोस्तों, तो आप फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है, जितना भी आपने सेल किया है, ये टोटल सेल्स है सपोज आपका, तो उसमें कुछ एक लेवल तक आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स आएगा। मतलब इस लेवल तक आपको ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। इसके बाद की जो सेल्स होती है ना दोस्तों, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है। मतलब हम यदि फॉर्मूला वाइज जाएं तो टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, इसे हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब इस जितने भी हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा उसको हम पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट आएगा, और जो ब्रेक इवन सेल्स है उसको हम पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट आता है दोस्तों। इस चीज़ को मैं प्रूफ करने के लिए बहुत ही सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ फ्रेंड्स। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी में, मार्जिनल कॉस्टिंग में सब जगह इसका यूज होगा। सेल्स, मैंने आपको पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला बताया था, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। एग्रीड। तो सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ये आया है। तो अपन इसको अब डिटेल में जाएं तो सेल्स को दो पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं अपन, एक तो ब्रेक इवन सेल्स और एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्योंकि जस्ट इसके पहले हमने देखा टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो हम क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स नहीं कह सकते क्या, कह सकते हैं। तो बस वैसे ही मैंने किया, सेल्स को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जब हम पीवीआर से मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ब्रेक इवन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो। ओके। और हम कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट बोले हैं, तो कंट्रीब्यूशन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो फ्रेंड्स आप, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा प्रॉफिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट ये वाला पोर्शन हो गया, प्रॉफिट ये वाला पोर्शन हो गया। इसका मतलब ब्रेक इवन सेल्स को जब हम पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे को क्या देगा, फिक्स्ड कॉस्ट देगा, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जब हम पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें क्या दे देगा, प्रॉफिट देगा दोस्तों, इस तरीके से। तो ये बहुत सिंपल सा पार्ट है, इसको आप बहुत डिटेल में और अच्छे से समझ सकते हैं। सेल्स को जब हम पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करें तो कंट्रीब्यूशन आ रहा था, कंट्रीब्यूशन को दो पार्ट में स्प्लिट किए, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट। सेल्स को दो पार्ट में स्प्लिट किए, ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पीवी रेशियो को हम जब ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक बार मल्टीप्लाई होगा ब्रेक इवन सेल्स से और फिक्स्ड कॉस्ट दे देगा आपको, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी से दूसरी बार मल्टीप्लिकेशन करके वो आपको प्रॉफिट दे देगा दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मूला बना। अब हम फ्रेंड्स मार्जिनल कॉस्टिंग में क्विक रिवीजन के रूप में हम आगे बढ़ते हुए मार्जिनल कॉस्टिंग में दूसरी चीज़ देखते हैं, एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल।
ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है और मार्जिनल कॉस्टिंग से ये कैसे डिफरेंस क्रिएट करती है, इसका एक छोटा सा पार्ट मैं आपको बताता हूँ। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो एक्चुअल होती है, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ये किसी रीजनेबल एस्टिमेटेड होती है, रीजनेबल बेसिस पे एस्टिमेट किया जाता है उसको, एस्टिमेटेड फिक्स्ड कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इसको फिक्स्ड कॉस्ट जब एक्चुअल में हमें पता चली है उससे पहले ही फिक्स्ड कॉस्ट का यूज कर लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने में फिक्स्ड कॉस्ट का एस्टिमेटेड पोर्शन जुड़ा हुआ है। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग जब हम यूज करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट को एक्चुअल में लिखते हैं। इसका मतलब कि जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लेते हैं तो जो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करना है, और इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट बाद में माइनस होती है जब अपने को एक्चुअल पता चल जाता है। तो इसलिए एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर लेकर के फिर आप प्रॉफिट निकालते हो दोस्तों। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ये फिनोमिना है, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमें फिक्स्ड कॉस्ट को पहले से एस्टिमेट करना होता है और बाद में जब एक्चुअल पता चलता है तब आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट का अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन निकालते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं अपन। तो ये चीज़ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आई, और मार्जिनल कॉस्टिंग में जब फिक्स्ड कॉस्ट को एक्चुअल के टर्म में ही लिखा जा रहा है तो इसमें अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। ये सिंपल सी बात है उन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने की। फ्रेंड्स, इस डिफरेंस के कारण जो मैंने अभी आपको डील किया उसके कारण क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में भी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे ना दोस्तों, तो क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स्ड कॉस्ट का ये एब्सॉर्ब्ड पोर्शन, दैट मीन्स एस्टिमेटेड वाला पोर्शन जुड़ जाता है। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में जब हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएशन करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट जुड़ता ही नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोग को दोनों में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के डिफरेंस का मैंने बताया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा 3rd नंबर का, लिमिटिंग फैक्टर। ये लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है इसको समझें ध्यान से अपन। लिमिटिंग फैक्टर जब हम क्लास में क्वेश्चन बनाए थे उसमें आपको मैंने सबको ये बताया था कि जो भी फैक्टर्स प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वाली या प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाली होती है उसमें से किसी चीज की कमी जब हो जाए, कंस्ट्रेंट्स रहे या की फैक्टर बन जाए वो, तो उसको अपन लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। कमी किस किस चीज़ों की हो सकती है? कमी रॉ मटेरियल की हो सकती है, लेबर आवर्स की हो सकती है, मशीन आवर्स की हो सकती है, और भी कई फैक्टर्स हैं फ्रेंड्स, पर ये सारी जो हैं वो एक मेजर फैक्टर हैं। तो जब हमको सबसे पहले इसमें हमने क्या देखा था कि आप जब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाले थे, तो जब अलग अलग सिनेरियो में आप अलग अलग प्रोडक्ट की ए बी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हो, तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जब ज़्यादा है तो हम उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। बट जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज़ लिमिटिंग है तो हमको उसके बेसिस में सोचना पड़ता है दोस्तों। लिमिटिंग फैक्टर के बेसिस में जब अपने को सोचना पड़े तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड कर देते हैं लिमिटिंग फैक्टर से। और लिमिटिंग फैक्टर मान लो सपोज लेबर आवर है, तो हम यहां पर कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकाल लेते हैं और उसके बेसिस पे रैंकिंग करते हैं। मतलब 1 घंटे लेबर को यदि मैं ए प्रोडक्ट में एम्प्लॉय करूं तो सपोज वो मुझे 5 रुपीज़ दे रहा है, और वही मैं यदि 1 घंटे लेबर को बी प्रोडक्ट में इन्वॉल्व करूं तो वो मुझे यदि 8 रुपये दे रहा है, दैट मीन्स 8 रुपीज़ पर लेबर आर और 5 रुपीज़ पर लेबर आर, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि मैं कौन सा प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूंगा, प्रोडक्ट बी को। क्यों करूंगा? क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर मेरा लेबर आवर है और उस लेबर आवर के बेसिस पे मुझे सोचना है। तो मैं ऐसा सोचूंगा कि लेबर आवर के 1 घंटे को यदि मैं ए में इन्वॉल्व करूं तो 5 रुपए कमा के देगा वो, और यदि मैं बी में इन्वॉल्व करूं तो 8 रुपए कमा के देगा। तो ज्यादा बेटर क्या है? बी में इन्वॉल्व करना। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर बी का ज्यादा है, तो रैंक 1 बी को मिल जाएगा और बी को मैं पहले बनाऊंगा। दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर के केस में क्वेश्चंस का डिसीजन मेकिंग कैसे लिया जाता है ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। अब 4th बात करूंगा मैं फ्रेंड्स सेल्स मिक्स की। सेल्स मिक्स में क्या होता है? सेल्स मिक्स में अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, ए बी सी डी। मान लो सभी के यूनिट्स अलग अलग होती हैं। जैसे मान लो सपोज ए का यदि मैं 10 यूनिट सेल करता हूँ, बी का मान लो 5 यूनिट,
सी का 4 और डी का 6। तो इस तरीके से मैं कब कितने यूनिट को एक साथ मिला करके सेल करूं, ये सेल्स मिक्स के पार्ट में आता है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले सिंपल सा एक पार्ट है, टोटल के टर्म में बनाना पड़ता है। टोटल के टर्म में हम क्या करते हैं, सेल्स मिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसका मतलब टोटल के टर्म में हम क्या करते हैं, सेल्स मिक्स निकालते हैं। सेल्स मिक्स वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, हम अलग अलग जितने भी यूनिट के हमारा प्रोडक्शन हो रहे हैं, जैसे मान लो सपोज इतने यूनिट का इतना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो हम एक टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। टोटल कंट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि हम ए का 10 यूनिट, बी का 5 यूनिट, सी का 4 और डी का 6 यूनिट यदि बनाते हैं, तो हमको कंपल्सरली इतने यूनिट बनाने हैं एक साथ। यदि हम इसका चेंज भी करेंगे सेल्स मिक्स, तो ये रेशियो वाइज चेंज होगा, मतलब ए की 20 यूनिट बनेगी, बी का 10 यूनिट, सी का जो है वो 8 और डी का 12। तो इस तरीके से रेशियो वाइज चेंज होगा। तो हम इसलिए एक मान के चलते हैं, एक पैकेट है, एक बंडल है, जिस बंडल में ए का जो है वो 1 यूनिट, बी का 10 यूनिट है, बी का 5 यूनिट है, सी का 4 और डी का 6 यूनिट है। तो इसलिए इस बंडल को अपन एक मान लेते हैं। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन निकल रहा है ना, उसके बेसिस पे अपन डिसीजन लेते हैं कि हमको कितने यूनिट बनाना है, और जितने यूनिट भी ये बंडल का आएगा उससे अपन अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करके उसके सेल्स मिक्स निकाल लेंगे। मतलब सेल्स मिक्स का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि हम 4 यूनिट यदि हमारा बन रहा है, तो चारों जितनी जितनी क्वांटिटी में बनती है उस रेशियो को हमको मेंटेन रखना है। भले ही वो चेंज हो सकता है, क्वांटिटी चेंज हो सकती है, बट रेशियो वही रहेगा। तो इसको सेल्स मिक्स के रूप में क्वेश्चन करते हैं। और जब भी सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक टोटल के टर्म में निकाल करके हमको जितना बेनिफिट मिल रहा है वो हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स। नाउ इसके बाद हम 5th पॉइंट कवर करेंगे, चेंज सिचुएशन में। जब आपको चेंज करना हो, चेंज इन प्रॉफिट दिया हुआ हो और आपको कंट्रीब्यूशन निकालना हो, तो आप कैसे करेंगे। मतलब चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, ये वाला फॉर्मूला भी आपका पीवी रेशियो निकालता है। दैट मीन्स पीवी रेशियो बनता है इससे। कैसे बनता है, अब इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है फ्रेंड्स। इस चीज़ को, लॉजिक को मैं समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को ये फॉर्मूला याद करना ना पड़े। देखो, सबसे पहले आप लोग को सेल्स दिया है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब जब दो सिचुएशन आपको दिया हुआ है, इसी में ही ए का और बी का, तो आप लोग को सबसे पहले ये चीज़ अच्छे से मालूम है कि फिक्स्ड कॉस्ट मान लो 10,000 है ए का, तो यहाँ पे बी सिचुएशन में भी 10,000 होगी। ये चेंज नहीं होती है फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। तो सिचुएशन 1 में जब आपका 10,000 का फिक्स्ड कॉस्ट है, तो बी में भी 10,000 होगा। अब जब आपका सपोज स्टार्टिंग के 6 मंथ में ये है और बाद के 6 मंथ में ये होगा, तो कंट्रीब्यूशन के जो चेंज हुए हैं, जैसे मान लो कंट्रीब्यूशन 50,000 का फर्स्ट 6 मंथ में था और 60,000 का सेकेंड 6 मंथ में था, तो कंट्रीब्यूशन में चेंज कितने का है दोस्तों, 10,000 का। तो प्रॉफिट में भी चेंज 10,000 का होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वाई, ड्यू टू द नेचर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट की नेचर कितनी है, 10,000 की है। तो प्रॉफिट देखिए यहाँ पर 40,000 और यहाँ पर 50,000, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 10,000 का हुआ। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि चेंज इन कंट्रीब्यूशन, चेंज इन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट। तो जब आप पीवी रेशियो का फॉर्मूला में कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स करते हो, तो हम यहां भी लिख सकते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। क्लियर है दोस्तों। मतलब चेंज इन प्रॉफिट तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन जैसे ही हो गया, इसलिए चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स को चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स मान सकते हैं। इसलिए ये फॉर्मूला बन जाता है पीवी रेशियो। तो जब आपका क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन आपको ना दिया गया हो, सिर्फ प्रॉफिट दिया गया हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। तो इस चीज को आप ध्यान से समझना कि जब आपका चेंज इन प्रॉफिट हो और चेंज इन सेल्स से आप जब उसको डिवाइड करो, तो ये आपका सेम पीवी रेशियो का फॉर्मूला बनाता है। क्यों बनाता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि चेंज इन प्रॉफिट जो है वो सेम चेंज इन कंट्रीब्यूशन जैसा होता है। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंट वाइज सेम रहता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स जब पीवी रेशियो हो सकता है, तो प्रॉफिट अपॉन सेल्स भी तो पीवी रेशियो होगा ना। इसलिए ये पीवी रेशियो का फॉर्मूला एक आपने डिराइव कर लिया और इसमें नए तरीके से आपने याद कुछ नहीं रखा, ये आपका पुराना फॉर्मूला ही था, इसको अपन ने मोल्ड कर दिया। कंट्रीब्यूशन के चेंज को हमने प्रॉफिट के चेंज के रूप में ले लिया, और क्यों ले लिया ये मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट और ये मार्जिनल कॉस्टिंग का लास्ट फैक्टर आपके लिए ये है शट डाउन पॉइंट फ्रेंड्स, शट डाउन पॉइंट। और मैंने आपको जैसे पहले ही बता रखा है, शट डाउन पॉइंट जो होता है वो आपका जब भी कभी कोई भी कॉन्सेप्ट आप नया पढ़ते हो, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब नाम जिस तरीके से दिया गया है, आपको उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी उसके नाम से लिंक करना है।
मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि नाम आपका यहाँ पर शट डाउन पॉइंट जो है वो शट डाउन पॉइंट मतलब शटर को डाउन करने वाला बात है। शटर को डाउन का मतलब यदि आपकी कोई कोई फैक्ट्री है, वो रन कर रही है, ऑपरेट कर रही है और टेम्पररी क्लोजर करना हो। टेम्पररी क्लोजर का मतलब ये हुआ कि अभी हमारे पास में रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, बट 2-3 महीने के बाद में मिल जाएगा, पॉसिबिलिटी है। तो हम अभी क्या करेंगे, ऐसे कुछ कॉस्ट को हम क्या करें, अवॉइड करें, जो कि हम 3 महीने बाद वापस रिज्यूम कर सकें। टेम्पररी क्लोजर कर दें हम अपने शटर को, फैक्ट्री के कुछ दिन के लिए गिरा दें, कुछ महीनों के लिए बंद कर दें, तो उसको शट डाउन पॉइंट बोलते हैं। तो ये कैसे निकलता है, बहुत ध्यान से समझना। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो हमारी नॉर्मली 2 टाइप की होती है, एक तो अवॉइडेबल और दूसरा अनअवॉइडेबल। तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट में से आप क्या करेंगे, शट डाउन कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट शटर के डाउन होने के बाद भी लगती हो, शट डाउन कॉस्ट, उसको आप माइनस कर देंगे, शट डाउन कॉस्ट। और उसको माइनस करके आप जब पीवी रेशियो से डिवाइड करोगे ना फ्रेंड्स, तो वो क्या निकलेगा आपका, वो शट डाउन पॉइंट निकलेगा। मतलब मान लो से फॉर ये 1,25,000 रुपये निकला, तो ये 1,25,000 जो है वो क्या शो करेगा आपका, वो आपका ये शो करेगा कि 1,25,000 रुपये तक की यदि अपनी सेल हो रही है और उससे ऊपर की सेल हो रही है, तो तब तो आप क्या करेंगे, शटर डाउन कर लें और शट डाउन कर सकते हैं। यदि 1,25,000 रुपये की भी सेल नहीं होती है तो कंप्लीटली क्लोजर करें अपन। मतलब ये 2 चीज़ अपने को बताती है। यदि हमारी टोटल कंप्लीटली 1,00,000 सेल जो है वो उस पर्टिकुलर मंथ की 1,25,000 रुपये से भी कम है, तो उस केस में आपको यहाँ पर शट डाउन पॉइंट से क्या होगा, नुकसान होगा। मतलब आप वो शटर डाउन करना फिजिबल नहीं है, आपको कंप्लीटली क्लोजर करना चाहिए। और यदि आपका सेल 1,25,000 से ऊपर है तो भले ही आप क्या करें, ऑपरेट करना ज़्यादा अच्छा है, आपको शटर डाउन करना अच्छा नहीं है। शटर डाउन करना कब अच्छा होगा, जब अपनी सेल 1,25,000 रुपये से कम होगी। क्लियर है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे फ्रेंड्स। एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं फ्रेंड्स कि यदि आपका फिक्स्ड कॉस्ट 75,000 का है, जिसमें से यदि आप शटर डाउन कर दें, मतलब कुछ लोगों को आप ये बोल दें कि आप 2 महीने 3 महीने के बाद आना, कुछ सैलरी बचाई जा सके, बट रेंटल तो नहीं बचा सकते। इसलिए जो शट डाउन पॉइंट है, मतलब यदि मैं शटर डाउन करके भी रखूं, तो मान लो रेंट की कॉस्ट मेरी लग रही है 25,000 की, मतलब उतना शटर डाउन भी करूंगा तो मुझे 25,000 तो लगना ही लगना है। तो अब एक चीज़ ध्यान से समझना, यदि मैं टेम्पररी क्लोजर करके बिजनेस को रखूं, मतलब शटर डाउन करके भी रखूं, तो मुझे 75,000 रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं लगेगा, बट 25,000 रुपए का तो लगेगा ही। मतलब मैं लॉस, कितने लॉस में हूं, 25,000 रुपए के नुकसान में हूं यदि मैं शटर डाउन करके रखता हूं तो। ठीक है, अब यदि मैं शटर ओपन करूं और मान लो मैं बिजनेस करना स्टार्ट किया और मैंने सेल करना स्टार्ट किया दोस्तों, तो वो पॉइंट क्या होगी, मुझे कॉस्ट कितनी लगेगी, 25,000 से बढ़ करके 75,000 हो जाएगी, मतलब 50,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेगी कॉस्ट। तो उससे को पीवीआर से डिवाइड करके मैंने निकाला एक पॉइंट 1,25,000, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, शट डाउन पॉइंट। मतलब 1,25,000 रुपए की सेल यदि मैं कर पा रहा हूं, तब तो शटर उठाना अच्छा। क्यों, क्योंकि 1,25,000 रुपए की जैसे ही मैं सेल करूंगा, उसका 40% सपोज पीवीआर है, तो 40% मल्टीप्लाई करूंगा तो 50,000 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 50,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, माइनस 75,000 रुपए का मेरा फिक्स्ड कॉस्ट लगा, और मैं अब नुकसान कितने पे हूं, 25,000 पे नुकसान में हूं। मतलब यहां पे भी यदि मैं शटर बंद करके भी रखूंगा, बिजनेस नहीं भी करूंगा, प्रोडक्शन नहीं भी करूंगा, सेल नहीं भी करूंगा, तो मेरा 25,000 रुपए का नुकसान होगा। और यदि मैं टेम्पररी क्लोजर ना करते हुए बिजनेस करूं और मैं 1,25,000 रुपए की सेल अचीव कर लूं, तब तो मैं क्या करूं, मेरा शटर को ओपन करना सार्थक है ना। मतलब शटर को ओपन करके मैं यदि मैं 1,25,000 रुपए की सेल कर पा रहा हूं या उससे ज्यादा कर पा रहा हूं, तब तो मैं क्या करूं, प्रोडक्शन करूं, तभी मेरा लॉस जो है वो 25,000 या उससे कम होगा। और यदि मैं 1,25,000 रुपए की सेल भी नहीं कर पा रहा हूं दोस्तों, से फॉर कि मैं 1,00,000 का ही सेल कर पा रहा हूं, तो ये चीज ज्यादा अच्छी ये रहेगी कि शटर डाउन करके रखूं, क्योंकि मैं 25,000 रुपए के नुकसान में ही तो रहूंगा कम से कम, उससे ज्यादा तो नुकसान नहीं होगा। यदि मेरी सेल 1,25,000 से कम की है, तो उस केस में ये रिकमेंड किया जाएगा यहाँ पर कि आप शटर को टेम्पररी क्लोज करके रखें। आप भले 25,000 रुपए का नुकसान करते रहें, क्योंकि शट डाउन कॉस्ट आपकी 25,000 रुपए की है, तो आप शट डाउन कॉस्ट लगाते रहें और 25,000 का नुकसान करते रहें। अपन प्रूफ करते हैं दोस्तों, देखो 1,00,000 का यदि मैं सेल करता हूं, तो उसका 40% मतलब 40,000 रुपए का मेरा क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, और उसमें से मेरी फिक्स्ड कॉस्ट 75,000 लग जाएगी, क्योंकि मैं यूनिट बनाना चालू करूंगा तो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगी, 75,000 हो जाएगी। तो उस केस में यहाँ पर मेरा लॉस जो है वो 35,000 रुपीज़ का हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं क्लोज करके 25,000 रुपये का नुकसान रखूँ, लॉस मेरा बढ़ेगा तो नहीं। इसलिए मैंने प्रूफ कर दिया कि यदि आप सेल 1,25,000 रुपये या उससे ऊपर का कर रहे हैं, तब आपका शटर को ओपन करके आप बिजनेस करना आपका सार्थक
यदि आपकी सेल 1,25,000 रुपये या उससे कम है तो उस केस में आपका टेम्पररी क्लोजर करना अच्छा, क्योंकि टेम्पररी क्लोजर में मेरा लॉस रिस्ट्रिक्टेड तो है, एटलीस्ट 25,000 रुपये तक तो है कम से कम, तो ये ज़्यादा बेटर फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट हुआ आपका शटडाउन पॉइंट वाली बात हुई। तो इस तरीके से मार्जिनल कॉस्टिंग का हमने ये कंप्लीट किया फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो जो रिवीजन का मैंने बनाऊंगा उसमें मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट का रिवीजन कराऊंगा दोस्तों। और ये वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियोस को लाइक करें ताकि मैं और ऐसे वीडियोस रिवीजन के आपको बनाते रहूं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे।